अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर अनक्लोग जेल्स टू मार्क द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि वो ऐसे मेजर्स लेके आएगी ताकि हम क्या कर सकें, जो अभी मतलब कि जेल में ऐसे लोग भी बंद हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो उन अंडर ट्रायल लोगों को हम रिलीज़ करेंगे, या फिर उन लोगों को जो माइनर ऑफेंस मतलब छोटे मोटे क्राइम के लिए उनको मतलब कि कन्विक्ट किया हुआ है, उन लोगों को हम रिलीज़ करेंगे सो दैट हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर सकें। अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होते हैं जिनको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है और वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए अभी तक वेट कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 डाटा के अकॉर्डिंग जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बर्डनर किसका है, जिसमें 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, और उसमें 76% जो प्रिजनर्स हैं जेल्स में वो भी अंडर ट्रायल्स हैं। ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स क्या क्या फेस करते हैं इशू। सबसे पहले कि उनकी वजह से प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग होती है, जिसकी वजह से वो बैडली मेंटेन जेल्स में सर्वाइव करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, इसके अलावा उनको होमोसेक्सुअल अब्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप वायलेंस भी, और उनको पुलिस भी मिसहैंडल करती है। ठीक है, इसके अलावा जो अंडर ट्रायल प्रिजनर की फैमिली होती है वो भी काफ़ी, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने डिपेंडेंट होते हैं अपने बंदे पे। ठीक है, तो वो भी फोर्स होते हैं इनटू डेस्टिट्यूशन एंड द फेस, कुछ सोशल स्टिग्मा भी फेस करते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव क्या लिया गया इंडिया ट्रायल्स के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया गया सो दैट हम केसेस का बर्डन रिड्यूस कर सके फ्रॉम हाई कोर्ट्स और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर सके। ई कोर्ट भी लाया गया है सो दैट हम जुडिशियल प्रोसेस को हम रख सकें, वहाँ पे पेंडेंसी रिड्यूस कर सके और लिटिगेंट्स को हेल्प कर सकें। इसके अलावा प्रिजन स्कीम का भी मॉडर्नाइजेशन करा हुआ है कि किस तरह से हम वहाँ पे प्रिजन्स की कंडीशंस को सुधार सकते हैं, प्रिजनर्स और प्रिजन पर्सनल की। ठीक है, ई प्रिजन सब्जेक्ट को भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हम प्रिजन मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ा सके थ्रू डिजिटाइजेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये अभी इत करंट स्टेट ऑफ अंडर ट्रायल्स के रीजंस क्या हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है, बेल सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी है, लीगल एड हमारी पुअर है, अननेसेसरी अरेस्ट दे देते हैं विदाउट एनी रीज़न, ओवर पुलिसिंग है, पुलिस की ज़्यादा चलती है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी, जिसकी वजह से लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है थर्ड एनिवर्सरी ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35A। ठीक है, तो ये पॉलिटी में कवर होगा। 5 अगस्त को 3 साल हो गए हैं जब हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया था और उसके जो डोमिसाइल रूल्स थे उसको डिफाइन किया था। अगस्त 2019 में हमारे प्रेसिडेंट इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 को ऑर्डिनेंस को पास किया था, जिसमें बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोविज़न इस स्टेट पे भी अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, अब सभी प्रोविज़न इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबका सेम कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके साथ आर्टिकल 35A को भी ऑटोमेटिकली स्क्रैप कर दिया था। पार्लियामेंट ने पास किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को 2 जगह हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया था, 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने लेजिस्लेचर असेंबली दी थी, और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं टेकन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, सोशल एंड वेलफेयर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन स्कीम, ये सब अब वहाँ पे लागू होती हैं और उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया और कुछ फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन स्कीम भी उनके पास दी गई है। इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को 520 करोड़ रुपीज़ का स्पेशल पैकेज दिया गया है अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, जिसके अंदर हमने क्या किया, वहाँ की वैली के रिमोट एरियाज़ को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, कि इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एप्लीकेबिलिटी हो गई थी, कोई सेपरेट फ्लैग नहीं है, रणबीर पिनल कोड अब वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अब इंडियन पिनल कोड वहाँ अप्लाई होता है। 600% डिक्लाइन हो गया है इन लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स इन 3 ईयर्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। दोनों पार्टीज ने डेलिब्रेट करी हैं, काम करी किस तरह से एशियन इंडियन कोऑपरेशन को एलिब्रेट किया जाए आफ्टर द पोस्ट पेंडेमिक ईरा, आफ्टर द पेंडेमिक, इंक्लूडिंग किस तरह से हम स्मार्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे कोऑपरेशन करें और इन पे बातचीत बढ़ाएं। ठीक है, एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी जो कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हो, म्यांमार, मेंबर कंट्रीज़ हैं थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और द ब्रुनेई से दरसलाम। ठीक है, कौन कौन सी फोकस हैं, एरियाज हैं जहाँ पे एशियान और इंडिया कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले एशियन इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 10.6% हमें इंडिया का ओवरऑल ट्रेड का कंट्रीब्यूट करता है। एशियन सेंटर है इंडिया की एक्टिव पॉलिसी का और इसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का। इसके अलावा इंडिया मेंबर है एशियन रीजनल फोरम का, जो फोकस करता है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिमेंशंस पे। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम कोऑपरेट करते हैं, जैसे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाइवर्स, कालागन
मल्टी मोटर प्रोजेक्ट। इसके अलावा इंडिया क्या करते हैं, इन कंट्रीज़ के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है, जैसे कॉर्पेट एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ करता है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ करता है, और सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ करता है। आप कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कर रहा है ये आपको याद रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एरिया कंसर्न है, क्योंकि चाइना की डोमिनेंसी ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है इन द एशियन रीजन, ठीक है। एशियन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है 10 कंट्रीज का है, जिसको काम है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। एशियन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक, और 50% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इस रीजन से पास होकर जाता है। इसकी वजह से एशियन कंट्री स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 2022 में 30 ईयर्स सेलिब्रेट किया जाएगा एशियन और इंडिया रिलेशंस में, और इसको डेजिग्नेट किया है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किया अभी लोकसभा में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया है, इंट्रोड्यूस किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल इसको इंट्रोड्यूस किया। अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को अमेंड करके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करेंगे, जो दैट हम मार्केट के कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करेंगे। प्रोविजंस किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई मर्जर होता है या एक्विजिशन होता है तो उसकी जो ओवरऑल टाइम लिमिट है उसको घटा के हम 210 दिन से 150 दिन करेंगे। इसके अलावा पेनल्टी के थ्रू हम लिटिगेशंस को रिड्यूस करेंगे, मतलब कोई अगर क्राइम करता है तो उसमें आप डायरेक्ट क्या करते हो, केस फाइल कर देते हो, तो वो नहीं करेंगे, हम पेनल्टी लगा देंगे, सिंपल फाइन लगा देंगे। इसके अलावा सीसीआई का अप्रूवल होगा अगर आपको 2000 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करनी है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को साइन करना है, ठीक है, उसको लिमिट लगाएंगे, और अगर आप कहीं भी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करते हो तो उसकी लिमिट लगाएंगे बिफोर सीसीआई टू 3 ईयर्स। इसके अलावा हम जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको पावर करेंगे कि वो ऐसी आलतू फालतू अपील्स को भी एंटरटेन नहीं करेगा अनलेस वो कंप्लेटेंट 25% अपना अमाउंट ऑफ पेनल्टी को डिपॉजिट नहीं करता। इसके अलावा इसके अंदर एक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर जब भी हम इसके अंडर जो मेंबर को चुनेंगे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को, तो उनमें हम ये देखेंगे उनमें नॉलेज कितना, एक्सपीरियंस क्या है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम नॉलेज चुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस में चेंज किया जाएगा, जैसे एंटरप्राइज हो गया, ठीक है, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो गया, ग्रुप हो गया, कंट्रोल टू प्रोवाइड क्लैरिफाई, ठीक है, तो इन सब वर्ड्स में हम क्लियरिटी लाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ सीसीआई फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिविंग ऑफिस। फाइन। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इंडिया का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो दैट हम क्या कर सके, अपने इन कंट्री में एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस डिजाइन स्टार्ट कर सके फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन का मतलब गाइस क्या होता है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। अगर आपने कोर्ट से बार अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करना होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्काईलाइट आर्मी कैरीज आउट अ ड्रिल टू टेस्ट रेजिलियंस ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। इंडियन आर्मी ने अभी क्या किया, एक ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को टेस्ट किया है अंडर द ऑपरेशन स्काईलाइट। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी इज डिसरप्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि अगर आपके एरिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी चली जाए तो उस वक़्त वो सिस्टम किस हिसाब से कम्युनिकेशन दे सकता है, मतलब वो कितना अच्छा है कि वो फिर भी आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये होता है। फाइन। इसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स है और नेवी है उन्होंने आर्मी इंडियन एयरफोर्स और नेवी के बजाय जो आर्मी है उसके पास अभी तक ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, मतलब इंडियन एयरफोर्स नेवी के पास है, आर्मी के पास नहीं है। आर्मी अभी 30% ऑफ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ यूज़ कर रही है GSAT-7A की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया है एक आर्मी का प्रपोजल जिसमें अंदर GSAT-7B सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, अटैप्ट करेंगे ताकि हम अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को और अच्छा कर सकें। GSAT-7 जो सीरीज़ कैपेबिलिटीज़ है वो एडवांस सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के द्वारा डेवलप की गई हैं सो दैट डिफेंस सर्विसेज में हम कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ना कि वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कॉलरलेस फ़ोन होता है। फाइन। GSAT-7 जो सैटेलाइट थी वो 2013 में लॉन्च हुई थी। मेनली इसको इंडियन नेवी यूज़ करती है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, नेवी की हेल्प करता है सो दैट सिक्योर और रियल टाइम मैनर में आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके। GSAT-7A लॉन्च हुई थी 2018 में, जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करती है बिटवीन द ग्राउंड रेडार सिस्टम, एयर बेसेस एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। जबकि जो G7B है, GSAT-7B वो कम्युनिकेशन नीड आर्मी की फुलफिल करेगी। इससे आर्मी क्या करेगी, अपने बॉर्डर एरियाज पे सर्विलियंस जो भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको और अच्छा बना सकती हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है
नो इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन द क्रिमिनल केसेस फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द सेशन, राज्यसभा चेयरमैन। तो आपको पता है मैम एमपीज़ को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी ने क्रिमिनल केस किया हुआ एमपी को और अगर उस वक्त सेशन चल रहा है, तो पहले क्या था पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेजेस के अंदर कि आप उस एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये बोला है अभी क्या है कि एमपीज़ क्या करते हैं, कुछ प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस मतलब कुछ बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं। तो राज्यसभा चेयरमैन ने बोला कि अब एमपीज़ इस तरह के प्रिविलेजेस इंजॉय नहीं करेंगे अगर उन्हें स्पेशली क्रिमिनल केसेस में अगर उनके पास अरेस्ट वारंट है तो उनको अरेस्ट होना पड़ेगा और समन्स अवॉइड नहीं किया जाएगा इशूड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। समझ में आ गया? सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन अगर आपको अरेस्ट वारंट आ गया तो आपको सेशन में से अंदर उठा के ले जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कुछ राइट्स होती हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं जो एमपीज़ को इंजॉय करते हैं तो दैट वो इजीली अपने फंक्शंस ले सकें, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी उनको कहीं उनके वायलेट ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से उनको कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं, कुछ माफियाँ दी जाती हैं। इन राइट्स को वो दीज राइट्स और ऑल्सो गिवन टू दोज इंडिविजुअल हु स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये राइट्स उनके पास भी होते हैं कि जो पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में कुछ भी बोलते हैं, जो अटॉर्नी जनरल के पास भी राइट होता है और यूनियन मिनिस्टर्स के पास भी होता है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जब कोई भी राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ को डिसरिगार्ड किया जाता है तो उस ऑफेंस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलते हैं और जिसको पनिशेबल होता है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं पार्लियामेंट के लोगों को अंडर आर्टिकल 105, एमपीज़ को, एमएलएस को मिलते हैं अंडर आर्टिकल 194। ये जो प्रिविलेजेस होती हैं वो उससे का मतलब ये होता है कि आप एमपीज़ को अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी सिविल केस में फ्रॉम 40 डेज बिफोर द कमेंसमेंट, अगर वो सेशन में है और कमिटी मीटिंग एंड 40 डेज देयर आफ्टर। मतलब कि अगर सेशन चल रहा है तो ना 40 दिन पहले ना 4 दिन बाद आप उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जिसके अंदर इस तरह के प्रिविलेजेस का कोडिफाई है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर इन प्रिविलेजेस का लिखा हुआ। सिग्निफिकेंस क्या इस प्रिविलेजेस को ऑलरेडी बता दिया है। ये क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पार्लियामेंट का प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एमपीज़ की अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑनर को मेनटेन करके रखता है। इसके अलावा सो दैट अच्छे से हाउसेज की फंक्शनिंग चलती रहे उसको वो करता है, मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। तहसीन पूनावाला केस, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप ये देखो कि क्या जो स्टेट्स हैं वो अपनी 2018 की जजमेंट तहसीन पूनावाला कोर्स को फॉलो कर रही हैं, जिसके अंदर ये बोला था विच पुट्स द ओनस ऑन द पुलिस टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस एंड लिंचिंग, ठीक है। जिसमें ये देखना है कि जो पुलिस है वो कम्युनल वायलेंस तो नहीं कर रही, लिंचिंग तो नहीं कर रही। तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था मॉब लिंचिंग के केस को कि किस तरह से पुलिस इस तरह के केस में इन्वॉल्व होती है। इन्होंने सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस पास की थी किस तरह से प्रिवेंटिव, पनिटिव और रिमेडियल मेजर्स टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एंड पनिश मॉब वायलेंस, कि मॉब वायलेंस को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, पनिश कर सकते हो। और ये रिकमेंड किया गया था कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली है, उसको एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट करना चाहिए फॉर लिंचिंग एंड प्रोवाइड एडुकेट पनिशमेंट फॉर द सेम। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट पनिशमेंट। अभी क्या पुणे में जो स्कूल टीचर्स हैं उनको बुक किया गया अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की क्लास को थ्रैश किया। कॉर्पोरेट पनिश का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल होती है नेचर में, जैसे अगर किसको आप मार रहे हो। अभी कोई भी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, मतलब लीगल डेफिनेशन नहीं है कोई भी कॉर्पोरेट पनिशमेंट की, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है इन द इंडियन लॉ। राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2019 का, जिसके अंदर आप किसी बच्चे को फिजिकल पनिश नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ना ही मेंटल हैरेस कर सकते, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो पनिशेबल ऑफेंस होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पनिशमेंट भी प्रोवाइड करती है अगर आप किसी बच्चे को मार रहे हो, ठीक है, क्रूएलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसकी भी गाइडलाइंस है एक आपको कि हर एक कंट्री में कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग सेट को होना चाहिए। इसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए किस तरह से आप बच्चों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सको। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग। अभी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उन्हें प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, जो 75,000 पीपल हैं उनकी जो उनके पास पहले से कुछ स्किल्स हैं उनको हम रिकॉग्निशन देंगे, और अगर कुछ उनके पास स्किल्स हैं उनको अपस्किल करेंगे इन एसोसिएशन विद द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि एक सर्टिफिकेट दे रहे कि हाँ आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। अभी के कंपोनेंट ऑफ स्किल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर असेसमेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर पर्सन की जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सपोज करो आपको सिलाई आती है, कुकिंग आती है, तो इसकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स को इवैल्यूएट करेंगे, आपकी नॉलेज को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको स्किल आई है, फॉर्मल आपने सीखा है, नॉन फॉर्मल है या फिर ऐसी आ गई है आपको। इस प्रोसेस में हम आपकी कॉम्पिटेंसीज को अलाइन करेंगे और आपको कंट्री की वर्कफोर्स के साथ जोड़ेंगे टू द स्टैंडर्डाइज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, काफ़ी बार पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने
अनवील्ड किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के डिजिटल वर्जन को। ये इनिशिएटिव का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि किस तरह से हम हर एक कंट्री के डिस्ट्रिक्ट के एक रीजनल प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पहचान दें। ठीक है, इससे क्या होगा, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक चीज़ को ब्रांड बना सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वेलबींग भी अच्छी करेंगे, वहाँ की सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको पहले लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में, सो दैट वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स को हम क्रिएट करें अक्रॉस द 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अभी क्या 945 करोड़ में से 375 करोड़ को ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं 102 इंक्यूबेटर्स को अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू एलिजिबल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन स्टार्टअप्स को जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, सर्टिफाइड है बाय DPIIT। ठीक है, फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन। ये स्टार्टअप्स ही हेल्प करती है कि वो इन्वेस्टमेंट को रेज कर सके फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर टू वेंचर कैपिटलाइज और सीक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब कोई स्टार्टअप है उसके पास अब इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो उनकी हेल्प करता है फाइनेंशियली। ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर कोई भी लोन वगैरह लेने में। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट स्कीम। RBI ने अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अप्रूव कर दिया है कि वो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स को दे सकता है। इससे क्या होगा, सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा जो अपने चिल्ड्रन और फैमिली पे डिपेंडेंट है, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अभी तक जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम था वो सिर्फ इंडिया के रेजिडेंट्स पे एक्सेसिबल था। अभी एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म हो गया है स्टैंडर्ड बिल पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर किसी को बाहर से अगर कुछ पे करना है तो वो पे कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ इट। ठीक है, इट ऑल्सो कि अब यूनिफॉर्म कस्टमर कन्वीनियंस फी होगी एंड अदर फीचर्स। ठीक है, मतलब कोई सिस्टम को यूज़ करे तो आपको कुछ छोटी सी फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज करो आप किसी बड़ी फर्म के पार्ट हो, आपको पता है कि क्या होने वाला है कल, अगर आप एकदम से बोल दो दूसरे को कि यार कल इसका 10 रुपया शेयर बढ़ जाएगा, 100 रुपये शेयर बढ़ जाएगा, तो वो पहले ही सारे शेयर खरीद लेगा या कुछ ऐसा कर लेगा जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए गलत होगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक न्यू फ्रेमवर्क के साथ आया सो दैट हम इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, फॉर डील इन द शेयर ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो। ठीक है, तो वही बात होगी, जैसे आज की विंडो 11 बजे बंद हो जाएगी, कल सुबह खुलेगी 9 बजे या 10 बजे, तो उसके बीच क्या सीन होने वाला है जो आपको पता है, अगर आप पहले ही बता दोगे तो ये बिल्कुल काम गलत है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक माल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे कंपनी के जो शेयर का जो ट्रेड होता है वो लोगों के द्वारा किया जाता है जिनको पता होता है, हैव एक्सेस टू द अदरवाइज नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, और ये नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इससे क्या होता है, इट कीप्स अदर स्टॉक होल्डर एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज। इससे क्या होगा, और लोगों का जो और शेयर्स में लगाए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ड्यू टू द लैक ऑफ इंपॉर्टेंट इनसाइडर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स को लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पलरी वर्क्स या एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज देंगे जो स्टेट्स के द्वारा चलाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल के द्वारा इन एक्म्प्लिश गवर्नेंस विजन जल समृद्ध भारत। इसका एम है कि हम लोगों को समझा सकें अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और उनको मोटिवेट कर सकें किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यूज़ करो सो दैट आप वाटर को प्रोटेक्ट कर सको, प्रिजर्व कर सको। अवार्ड विनर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में हम प्रेजेंट किए जाएंगे विद अ साइटेशन, ट्रॉफी एंड कैश प्राइज। नेक्स्ट है जेंडर गैप्स इन फूड। अभी के केयर की रिपोर्ट है जिसने बोला है कि जेंडर इनइक्वालिटी फूड इनसिक्योरिटी के बीच में बहुत ज़्यादा लिंक है। फूड सिक्योरिटी कम हो जाती है अगर जेंडर इनइक्वालिटी कम हो जाती है, और ये 109 कंट्रीज़ में देखा गया है। 828 मिलियन पीपल हंगर से इफेक्ट है 2021 में, जिसके अंदर 150 मिलियन ज़्यादा वुमेन है विच आर मोर फूड इनसिक्योर देन द मैन। क्यों है, क्योंकि मैन को लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैन इन हाउस होल्ड टास्क, क्योंकि जो आदमी है वो लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ना चाइल्ड केयर में ना ही हाउस होल्ड काम में। ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद पुअर राइट्स ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा लैक ऑफ कलेक्शन है सेक्स डिसेग्रेटेड डाटा में, उन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से लोग भी मतलब कि डाटा ही नहीं हमारे पास अच्छे से, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से हमें काम करना है टू ओवरलुक जेंडर इनइक्वालिटी इन द फूड सिक्योरिटी सोल्यूशन। लास्ट न्यूज़ है काला अजहर। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हमें काला अजहर को अगले साल तक एलिमिनेट करना है। अभी 633 काला अजहर एंडेमिक ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर 625 ब्लॉक्स को ऑलरेडी हम पिछले साल एलिमिनेट कर चुके हैं। निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ जीनियस दिस एंड सैंड फ्लाई बाइट से होता है। सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज़ है जो हमारी वर्ल्ड में आफ्टर मलेरिया, ये स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो को अफेक्ट करती है। इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। फाइन, 6 अगस्त के डेली कंटेंट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।